हेलो, नमस्कार। मैं आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग परक्यूजिट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें से टाइप्स ऑफ परक्यूजिट्स पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ परक्यूजिट्स में बता दिया था कि टैक्सेबल कौन कौन सी हैं, फुली टैक्सेबल एंड फुली एग्जम्प्टेड में बता चुका था। अब हमको बताना था कि ऐसे टैक्सेबल परक्यूजिट्स जो कि कुछ लिमिट्स तक टैक्स फ्री होती हैं, आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ अमाउंट इज टैक्सेबल, मीन्स पार्सली टैक्सेबल एंड पार्सली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस को हमको पढ़ना है एक एक करके। और तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट परक्यूजिट्स क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, मीन्स यदि किसी एम्प्लॉय को कोई रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल चुका है। ओके, रेंट फ्री एकोमोडेशन मीन्स कि कोई आप एम्प्लॉय हैं, आपको कोई भी घर मिल चुका है जिसके लिए आप फ्री में रहते हैं, मीन्स एम्प्लॉयर का है या एम्प्लॉय का है, तो आपके लिए क्या होगा? इसमें फर्स्ट क्या है? फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मीन्स यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होगा? फर्निश्ड हाउस, अनफर्निश्ड हाउस मीन्स मान लीजिए, जानते हैं घर दो प्रकार से मिलते हैं हाउस गवर्नमेंट में। मान लीजिए सब कुछ उसमें लगा हुआ है, पंखा है, कूलर है, बेड है, क्या कहते हैं, सोफा है, सब कुछ लगा हुआ है, वेल मेंटेन्ड है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल आपको घर मिल रहा है रहने के लिए, अनफर्निश्ड मीन्स उसमें कोई भी बेड सेट कुछ भी लगा नहीं है। तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा? अनफर्निश्ड की जो हाउस की वैल्यू होगी, दैट इज वही आपकी वैल्यू मान ली जाएगी। ओके। सेकंड में क्या है? फर्निश्ड मीन्स अब क्या है सेकंड में बी में कि सब कुछ अब उसमें लगा हुआ है, समझ लीजिए कि उसमें क्या है कि सब कुछ लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है? तो फर्स्ट में क्या करना है? डिटर्मिनेशन वैल्यू मीन्स उसी एरिया में देखेंगे कि कितना इस स्क्वायर फुट के कितने मकान को कितना वैल्यू मिलता है, कितना रेंट मिलता है, उसको डिटरमाइन करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्या है? ऐड क्या करेंगे? 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट एनुअल और रेंट ऑफ फर्नीचर। देखिए, यदि मान लीजिए कि फर्निश्ड हाउस है, एम्प्लॉयर जो है आपको बेड शेड लगा हुआ, एसी कूलर पंखा सब कुछ लगा हुआ दिया हुआ है, तो इन दिस कंडीशन मान लीजिए कि फर्नीचर कॉस्ट देखी जाएगी। फर्नीचर कॉस्ट कब देखी जाएगी? जब उसका सेल्फ का होगा। मान लीजिए कि एसी भी उसी का है, बेड भी उसी का है, सोफा भी उसी का है, डाइनिंग टेबल भी उसी का है, सब कुछ उसी का है, तो 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट उसमें ऐड कर देंगे। ओके, क्योंकि ऐड के लिए बताया गया है। नेक्स्ट, और यदि वो सभी कुछ फर्नीचर रेंट पर लिए गए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि फर्नीचर रेंट पर लिए गए हो, तो रेंट की कॉस्ट को ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? लेस क्या करेंगे? अब यहाँ पर लेस करना है, मीन्स एक वन फिगर को ऐड करना है एंड नेक्स्ट फिगर को लेस करना है। इसमें रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, हो सकता है कि एम्प्लॉय से कुछ पैसे लिए जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। जिससे मान लीजिए कि सभी टोटल 10,000 का रेंट है, लग रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, बट एम्प्लॉयर कर रहा है कि नहीं 4,000 आप दीजिए। ओके, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ मान लीजिए कि 10,000 पूरा लिख देंगे। ओके, और जब यहाँ पर रेंट पेड बाय एम्प्लॉय 4,000, तो 4,000 हम माइनस कर देंगे। ओके, जो वैल्यू आएगी मीन्स 6,000, दैट इज वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। आई थिंक, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, तो ये समझ गए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कैसे होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, अब आते हैं फॉर अदर एम्प्लॉय, मीन्स वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था फर्स्ट स्लाइड। सेकेंड क्या है कि अदर एम्प्लॉय मीन्स कोई अदर एम्प्लॉय है, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए एकोमोडेशन ओनर बाय एम्प्लॉयर्स इन द सिटी हैविंग पॉपुलेशन। अब यहाँ पर क्या देखना है? मान लीजिए कोई ओनर है बाय एम्प्लॉयर्स ए सिटी ऑफ हैविंग पॉपुलेशन, मीन्स जिस घर का वो ओनर है और जहाँ पर घर वो बिलोंग करता है उसकी पॉपुलेशन क्या हो? यदि बिलो देन 50 लाख है, 50 लाख से कम है, तो 50% ऑफ सैलरी। ओके, 15 लाख टू 40 लाख है तो 7.5% सैलरी। ओके, एंड एबव 40 लाख, 40 लाख से ऊपर है तो आपको 10% ऑफ सैलरी। तो ये पॉइंट को याद रखना है। यदि आपको क्या देखना है? मैक्सिमम की एकोमोडेशन कहाँ मिल रहा है पॉपुलेशन के अनुसार। यदि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की या किसी भी सिटी की 15 लाख से कम है तो 5% ऑफ सैलरी, यदि 15 लाख से 40 लाख के बीच में है तो 7.5%, एंड 40 लाख से है देन 10% ऑफ सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, और जो वैल्यू आएगी उसी को हम लोग ये मान लेते हैं कि उसकी वही वैल्यू है। यदि उससे ज़्यादा उसको मिल रहा है तो अलग ले लिया जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्या, एकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर ऑल के हायर चार्जेज आर 15% ऑफ सैलरी व्हिच एवर इज लेस। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक यहाँ तक है, ओके। इसमें क्या है, यदि एकोमोडेशन मान लीजिए कि घर एम्प्लॉयर का है नहीं, ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं और कंपनी का कोई भी फ्लैट नहीं है, कोई भी क्वार्टर नहीं है, तो इन दिस कंडीशन मान लीजिए कोई दूसरे से लेकर के दिया हुआ है, तो जो हायर चार्ज होगा, जिस वैल्यू पर वो लिया गया होगा, जैसे मान लीजिए 10 रुपया एम्प्लॉयर दे रहा होगा क्वार्टर को, तो 10,000 के चार्ज ले लेंगे। मान लीजिए कि ऐसा स्थिति नहीं है, तो याद देखेंगे क्या, मान लीजिए कि 10,000 दे रहा है तो 10,000, ओके, एंड 15% आप सैलरी, मान लीजिए सैलरी आपकी कितनी है 1 लाख, ओके, 1 लाख आपकी सैलरी है। तो फर्स्ट कंडीशन में ये आ गया, सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, और में इसका 15% कितना आएगा 15,000, ओके। अब दिया गया है व्हिच एवर इज लेस, जो सबसे कम हो, जो सबसे कम हो उसी को मान लिया जाएगा कि एकोमोडेशन फॉर रेंट है, हाउस रेंट है, ओके। तो यहाँ पर सबसे लेस कौन है 10,000, तो 10,000 को ही मान लिया जाएगा कि ये एकोमोडेशन की वैल्यू है, और इसी को टैक्सेबल कर देंगे, ऐड कर देंगे, ओके। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ओके। फिर से समझ लीजिए, जब एम्प्लॉयर की खुद का क्वार्टर होगा, घर होगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ओके, एकोमोडेशन फैसिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पॉपुलेशन के अनुसार। यदि एम्प्लॉयर की एकोमोडेशन नहीं है, एक एम्प्लॉयर का हाउस नहीं है, क्वार्टर नहीं है, तो आप देखेंगे कि कितना वह रेंट दे रहा है एम्प्लॉयर, क्योंकि उसका तो है नहीं, तो रेंट दे ही रहा होगा कुछ ना कुछ, तो या तो वो लिख लीजिए, और या तो 15% सैलरी, जो दोनों में कम हो उसी को वैल्यू मेड कर दीजिएगा, वही एकोमोडेशन की वैल्यू हो जाएगी, ओके। अच्छा, यहाँ पर देखना क्या है कि सैलरी इक्वल टू, क्योंकि इनकम टैक्स में एक सैलरी, किसको सैलरी कहेंगे, इसका डिफिनीशन भी हर अलाउंस के लिए, प्रत्येक अलाउंस के लिए, प्रत्येक परक्यूजर्स के लिए चेंज होता रहता है, तो इसलिए यहाँ पर नोट करिएगा, बेसिक सैलरी, बोनस प्लस कमीशन प्लस टैक्सेबल अलाउंस। अब यहाँ ध्यान रखिए, पहले हम लोग इसको देख रहे थे, लेकिन आप इससे पहले टैक्सेबल अलाउंस को, जितना टैक्सेबल अलाउंस होगा पहले सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, यदि क्वेश्चन में टैक्सेबल अलाउंस बाद में आए, परक्यूजर्स पहले आ जाए, तो पहले परक्यूजर्स सॉल्व नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंप्यूट ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस, ओके, बिकॉज इसकी जरूरत पड़ेगी, सैलरी कैलकुलेट करते हैं 50% में, ओके। और यहाँ पर भी सैलरी है, 15% ऑफ सैलरी, 7.5% सैलरी, 10% सैलरी, तो इस सैलरी का मतलब यही है, ओके। तो इसलिए पहले टैक्सेबल अलाउंस कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर दैट एकोमोडेशन कैलकुलेट करेंगे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एकोमोडेशन प्रोवाइड इन होटल, मान लीजिए कि एम्प्लॉयर के होटल में दिया जा रहा है एकोमोडेशन, ऐसा भी हो सकता है जो एम्प्लॉयर है उसको एकोमोडेशन कहाँ पे दिया जा रहा है, होटल में दिया जा रहा है, कि हो सकता है कि होटल जाकर रहे कुछ दिन के लिए। तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बनता है, ये देखिए, इफ ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मीन्स हो सकता है कि जो एम्प्लॉय होटल में जाकर आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप वर्क करते हैं प्रयागराज में और आप जा रहे हैं लखनऊ के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि जाते जाते आपको घर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा रहने के लिए, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन आप होटल में रहना पड़े, 1 दिन रहना पड़े, 2 दिन रहना पड़े। तो इसी की बात करिए कि इफ ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट लिव इन होटल नॉट मोर देन 15 डेज, 15 डेज नहीं है, मीन्स आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होकर जा रहे हैं और 15 दिन से ज़्यादा नहीं है होटल में, तो जीरो वैल्यू हो जाएगी, ओके। आपको कोई भी वैल्यू टैक्सेबल नहीं होगी, ओके, उस पर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा यदि आप 15 दिन से कम है। अदर कंडीशन मीन्स यदि एबव 15 डेज हो जाए, ओके, तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा, 24% ऑफ सैलरी एंड पे टू होटल, मीन्स होटल को जितना पेमेंट करेंगे उसको देख लीजिए, और 24% आप सैलरी कैलकुलेट करिए, व्हिच एवरेज ले, जो सबसे कम होगा उसी को वैल्यू मान लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 24%, जैसे पिछले एग्जाम्पल लिए थे कि 1 लाख सैलरी है किसी की, ओके, तो 1 लाख के फर्स्ट कंडीशन में क्या कैलकुलेट करेंगे, 25%, 24%, ओके, कितना आ जाएगा 24,000, ओके। सेकेंड में पे टू होटल, मान लीजिए होटल में आप रहे, होटल में आपने पेमेंट कर दिया 30,000, ओके, 15 दिन से ज़्यादा रहे और 15 दिन से ज़्यादा के लिए आप पेमेंट कर दिए 30,000। तो बताया जा रहा है व्हिच एवर इज लेस, जो सबसे कम हो, सबसे कम ये फिगर है,
दैट इज यही आपके टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, या परक्यूजिट्स की वैल्यू हो जाएगी, ऐसे परक्यूजिट्स की वैल्यू ये समझिए ये हो जाएगी। मीन्स एकोमोडेशन होटल की परक्यूजिट्स वैल्यू क्या हो जाएगी 24,000, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। एकोमोडेशन प्रोवाइड एट साइट्स। साइट्स मीन्स क्या है कि जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, जैसे कोई ब्रिज बनती है देखते होंगे मजदूर आसपास ही रहते हैं, रोड बनना होता है देखते हैं आसपास ही सब रहते हैं। तो इस कंडीशन में मान लीजिए कोई रोड बन रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, कहीं पर पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जा रहे हैं, कहीं पे मतलब डिफरेंट टाइप्स के, जहाँ पे वहीं पे वर्क हो रहा है वहीं पर मजदूर रह रहा है या कोई व्यक्ति वहीं पर रह रहा है। कोई हाईवे देखिए निकलता है तो उसी के बगल में शेड बना करके या कोई तंबू बना करके रहते हैं। तो इन दिस कंडीशन के लिए क्या सिचुएशन होगा। ओके, तो इसमें क्या है देखते, एकोमोडेशन प्रोवाइड्स एट साइट में जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहीं पर आपको साइट्स पे ही दिया जा रहा है एकोमोडेशन, होटल रहने के लिए चाहे कोई चीज़। यह कहाँ मिलेगा, माइनिंग साइट जहाँ पर कोयला वोयला की माइनिंग हो रही है। ऑन शोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट, मान लीजिए कि जो समुद्र किनारे ऑयल निकाले जाते हैं वहाँ पर रहने के लिए फैसिलिटी दी जा रही हो। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट, प्रोजेक्ट में बताया था जैसे ब्रिज है, ओके, हाईवे कोई है, हाईवे है, ये सब चीज़ें का प्रोजेक्ट जहाँ पर बनाया जा रहा है वहाँ पे। पावर प्लांट है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। साइट, इन दिस साइट पर यदि कोई भी रहने के लिए हाउस प्रोवाइड किया जा रहा है तो इन दिस कंडीशन के लिए टैक्स फ्री होगा। ओके, मीन्स उस पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वह रहने के लिए थोड़े वहाँ कर रहे हैं। जो ही ब्रिज समाप्त हो जाएगा बनना चले जाएंगे घर, रोड कोई बनना है वो समाप्त हो जाएगा तुरंत चले जाएंगे। लेकिन जो ये घर बना हो, जो हाउस ये बना है, ओके, हाउस की नेचर कैसी होनी चाहिए, तो उसी नेचर की बात की जा रही है कि ये फुलफिल करना चाहिए तभी फ्री होगा। ओके, कि घर मतलब कैसा होना चाहिए इस कंडीशन के अनुसार। तो क्या क्या कंडीशन से इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट, हाउस इज अनस्टेबल नेचर, मीन्स ऐसा नहीं कि कंकड़ पत्थर बालू से सब बना दिए बढ़िया से और इन दिस कंडीशन में आपको मिल जाएगा टैक्स फ्री, नहीं, वो अनस्टेबल नेचर का होना चाहिए। जैसे तंबू से जो बना हो, कोई शेड बना के बनाया है कि जो ही ब्रिज समाप्त होगा तो इसको तोड़ ताड़ दिया जाएगा, इन दिस कंडीशन टैक्स फ्री होगा। सेकेंड, नॉट मोर देन 800 स्क्वायर फीट, कोई भी घर आपको मिला हो 800 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। ओके, अब ऐसा नहीं है कि बीघा 2 बीघा छिका के बैठे हैं और उसमें आप रह रहे हैं। ओके, तो ये भी नहीं है। डिस्टेंस ऑफ म्यूनिसिपल ऑफ कंटोनमेंट बोर्ड 8 किलोमीटर, और ये कितना दूर होना चाहिए, कंटोनमेंट एरिया से 8 किलोमीटर दूर होना चाहिए। जो आप जानते हैं कि जो कंटोनमेंट एरिया है या जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनका एक बाउंड्री होता है सिटी का, उस सिटी से 8 किलोमीटर बाद ही होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या, सिचुएटेड इन रिमोट एरिया, मीन्स जब ये 8 किलोमीटर तो निश्चित रूप से शहर से बाहर ही होगा, तो ये कहीं दूर स्थित होना चाहिए, गांव में अगल बगल जहाँ, मतलब अब जानते हैं रोड कहाँ बनता होगा, रोड के लोग शहर वाले में थोड़े रहते हैं, रोड किनारे किनारे शहर से जा रहा होता है और वहीं पे लोग रह रहे होते हैं। तो इन दिस कंडीशन में ये फुलफिल हो जाता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है कि नॉट टैक्सेबल, ओके, टैक्सेबल नहीं होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ तक कुछ चीज़ों को हम लोग पढ़ लिए। ओके, जो कि एक फ्री रहने के लिए आपको घर मिलता है, तो इन दिस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स किस प्रकार से टैक्सेबल होता है इसको हम लोग पढ़ लिए। ओके, तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।